नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीप लर्न एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम हिंदी के क्लास नंबर 10 को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास में हम सभी क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिकल और आसान भाषा में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के में जो है अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, इनमें से यर और लव किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ठीक, क्या पूछ रहा है कि यर और लव जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतःस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन और डी संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो यर और लव जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन यर और लव है। ठीक, जो कि आपका स्वर और व्यंजन के बीच में आता है। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कहाँ आते हैं? तो स्वर और व्यंजन के बीच, स्वर और व्यंजन के बीच, व्यंजन के बीच आते हैं। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो बोलते समय जीभ के मुंह के विभिन्न हिस्सा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं आपका? तो टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं? तो टोटल जो है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। कहाँ तक? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल कितने वर्ण? तो 25 वर्ण जो है आपका स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये जीभ के जो है विभिन्न जगहों को जो है स्पर्श करते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जो बोलते समय मुंह से जो है गर्म हवा या ऊष्मा निकलता है, जिसको हम उच्चारण करते हैं जिसका, तो उस समय आपका मुंह से जो है गर्म या आपका ऊष्मा निकलता है। ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका होते हैं क्या होते हैं? स और छोटा वाला स, उसके बाद ह, श ह। ये क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन है। इसको बोलते समय क्या निकलता है? तो मुंह से ऊष्मा निकलता है। ठीक है, और इसको एक और भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? तो संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स को क्या बोलते हैं? इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्या करते हैं? जो दो के मेल से बनते हैं, जैसे दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कौन कौन से होते हैं? इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है आपका? ये संयुक्त व्यंजन है। ये भी कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, छ कैसे बनता है आपका? तो ये क धन श से मिलकर बनता है। ठीक है, त्र किससे मिलकर बनता है? तो त धन र से मिलकर बनता है। ज्ञ किससे मिलकर बनता है? तो ज्य धन ञ, इससे मिलकर बनता है। स्र किससे मिलकर बनता है? ये स्र है। ठीक है, तो स्र जो है बड़ा वाला स अधन र, सधन र से मिलकर क्या बनता है आपका? तो स्र बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हो गया। और ये 25 वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसको हमने देखा, अभी देखा नहीं, तो चलिए देखते हैं इसको। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक पेज जो है लेना होगा। ठीक है, रुकिए। ठीक, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, कहाँ से बोला मैंने? क वर्ग से प वर्ग तक। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? कचट तप। क्या होता है? क च ट त प, कचट तप। और इधर क्या लिखेंगे आप? KTM 2 लिखेंगे, के टी एम द डी ओ। ठीक है, KTM 2। के का मतलब क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ।
त का मतलब क्या होता है? तालु। म का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य या मूर्धा। डी का मतलब क्या होता है? दंत। और ओ का मतलब क्या होता है? ओष्ठ। ओ का मतलब क्या होता है? ओष्ठ। ठीक है। तो क वर्ग में क्या क्या आता है? इसी क वर्ग हो गया। कंठ में क्या क्या आता है क वर्ग में? तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, तथ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। के का मतलब हो गया कंठ। कंठ में क वर्ग में क्या क्या आता है? 5 वर्ड। ठीक है। तो इसमें देखिए 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, ये टोटल कितना हो गया आपका? ये हो गया 25 वर्ण। ठीक है। ये सभी आपका स्थान हो गया। क वर्ग में आपका कंठ हो गया, च वर्ग में तालु हो गया, ट वर्ग में मुर्दा हो गया, और त वर्ग में दंत हो गया, और प वर्ग में ओष्ठ हो गया। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों के भेदों में से आ, ई, उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी प्लुत स्वर, ऑप्शन डी अयोगवाह। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर जो है आपके, ये इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ह्रस्व स्वर का परिभाषा क्या होता है? जिसको बोलते समय जो है कम मात्रा, जैसे कम या एक मात्रा का समय लगता है। ठीक ठीक है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसके? मूल स्वर भी इसे कहा जाता है। इसको बोलते समय जो है कम मात्रा या एक मात्रा का समय लगता है। जैसे इसमें कौन कौन सा ह्रस्व स्वर में आते हैं? तो अ, दीर्घ लघु अ, लघु अ, लघु ई, सॉरी लघु नहीं, इसमें होगा आपका अ। ठीक है। लघु ई, लघु, अरे यार, लघु ई, उसके बाद लघु उ, उसके बाद री। ये क्या होते हैं? आपका ह्रस्व स्वर होते हैं। इसको बोलते समय जो है आपका एक मात्रा का या कम समय लगता है। बोलकर देख सकते हैं अ, ई, उ, री। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर उन्हें बोलते हैं जिसे आपका ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। क्या? इसे दोगुना समय लगता है। जैसे अ है तो अ का इसमें आ हो जाएगा, आ। ठीक है। आ। छोटी ई है इसमें तो बड़ी ई लग जाएगा, ई। उसके बाद इसमें बड़ा ऊ। उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी क्या है आपका? तो ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। इन्हें बोलते समय जो है ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर वो उन्हें बोलते हैं जिन्हें आपको इनके लघु स्वर या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। क्या? इन्हें बोलते समय जो है 3 गुना समय लगता है। इसका उपयोग जो है पुकारने के लिए किया जाता है, पुकारने या रोने के लिए किया जाता है। जैसे राम, ओम। ठीक है। ये सभी क्या है? आपका प्लुत स्वर है। ठीक है। देखिए इसमें जैसे में हो गया आपका राम, र में ऐसे आता है ना, रा, म। ठीक है। राम, श्याम, चिल्लाते हैं आप तो क्या हो जाता है? आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है। अयोगवाह स्वर क्या होता है? अयोगवाह क्या होता है? तो इसमें आपका अनुस्वार और विसर्ग, अंग, अंग क्या है? अनुस्वार है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अह क्या है? आपका विसर्ग है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग। ठीक है। और ये क्या है आपका? न तो पूरी स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वर संधि के प्रमुख भेदों में से महेश, महाधन ईश संधि भी करके दिया है, किस संधि का उदाहरण है?
ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसका क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। और कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? तो जब समान स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? जब समान स्वर मिलकर बड़े का विकास करते हैं या बड़े का विकास करते हैं, ठीक है। जैसे अ धन अ मिलकर किसका विकास करते हैं? आ का करते हैं, ठीक है। ई धन ई किसका विकास करते हैं? तो बड़ी ई का विकास करते हैं। ऐसे ही छोटा वाला ऊ, उसके बाद ऊ, ये किसका विकास करेंगे? तो बड़ा वाला विकास करेंगे। तो अब देख सकते हैं क्या बोला है कि जो है जब समान स्वर समान है अ समान स्वर मिलते हैं और अपने बड़े का विकास करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए आपका ई छोटा है, समान स्वर है, मिलकर क्या अपने बड़े का विकास कर रहे हैं। ये भी छोटा है, मिलकर क्या कर रहे हैं? तो बड़े का विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? आपका दीर्घ स्वर होते हैं। तो विद्याधन आलय क्या है? विद्याधन आलय विद्यालय एक है शब्द, देखिए विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, ये शब्द आपका किससे बनते हैं? तो दीर्घ स्वर से बनते हैं, ठीक है, दीर्घ संधि से। अब देखते हैं आपका क्या है, तो गुण संधि। गुण संधि का मैंने बताया कि नहीं, महेश जो है आपका गुण संधि का है। तो क्यों है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आता है? तो अ और आ के बाद ई आए क्या आता है? आ और आ के बाद, जैसे और अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आता है? ई या ई, छोटा ई या बड़ा ई, ये आता है। तब ये किस में परिवर्तित होता है? आए तो क्या हो जाता है? ए ऊ, ठीक है। और ए के बाद आगे ए के बाद ऊ और ऊ, ठीक है। और तो और ओ और री, क्या? और री, आए तो और हो जाता है। तो ये सभी किस में आएगा? ये गुण संधि में आते हैं। तो महेश में क्या आ रहा है? देखिए महा में क्या आ रहा है? तो महा को जब अलग करेंगे तो इसमें अलंत आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये वाला इधर बड़ा वाला ई है, ये है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है? आ के बाद ई आ रहा है। तो देखिए क्या बताया मैंने कि यहाँ आ के बाद जब बड़ा वाला ई आएगा तो ये क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। यण संधि क्या होता है? तो यण संधि में आपका छोटी ई, बड़ी ई, लघु ई और दीर्घ ई, उसके बाद लघु ऊ और दीर्घ ऊ और कमा री, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर, क्या भिन्न स्वर आए तो वो क्या होते हैं? वे क्रमशः जो य व र क्या बन जाते हैं? आपका य व और र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिसमें ई है, ई, ठीक है, और उ है, और इसमें र करके आ जाता है कि र बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अत्यधिक, अधिक है आपका, अत्यधिक में आप संधि करेंगे, अत्यधिक का संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन अधिक, अति धन अधिक होगा। इसमें देखिए क्या आ रहा है, जब तो को बाहर करेंगे तो इसमें आ रहा है क्या? आ रहा है ई, आ रहा है ना। उसके बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, अत्यधिक में, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका यण स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि क्या होता है? तो अयादी में ए ओ, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या आ जाता है? आय अव आओ, ठीक है। क्या आते हैं? औ के बाद जो है भिन्न स्वर आए, और आय और अय, अय, आय, अव, आओ, ठीक है, सब बन जाते हैं। जैसे नयन,
नयन का की संधि क्या होगा? ने यन होगा। ने धन अन मिलकर क्या बना है? ने धन अन। इसमें देखिए 9 को जब बाहर करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा, एक वाला ए आएगा ना। उसके बाद इधर क्या दिया है आपका? इधर यह है यन, है ना। क्या बताया मैंने कि जब आपका ए आए ओ के बाद आए 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 जैसे जैसे बन शब्द बन जाते हैं तो क्या आ जाता है? ये आदि संधि हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ठीक है, संधि के मुख्य प्रकारों में से जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ जो है किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी पूर्ण रूप संधि, जिसे हम संस्कृत आधारित भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सही आंसर इसमें से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि, ठीक है। क्यों होगा व्यंजन संधि? क्योंकि आप व्यंजन संधि का जब संधि करेंगे तो ये क्या निकलेगा? जगत, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, जगत धननाथ। अब देखिए इसमें क्या है, तो निकल रहा है लिखा जगत में, जब जगत को हम अलग करेंगे, जगत धननाथ, इसको अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा आपका तो, जो कि स्वर रहित है ये, ठीक है। और उसके बाद इधर क्या निकल रहा है? न। दोनों तरफ व्यंजन है, ठीक है व्यंजन, तो ये क्या हो गया? व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि क्या होता है, ठीक है। स्वर संधि जो है क्या होता है? तो स्वर संधि उसे कहते हैं क्या? तो दो स्वरों के मेल को हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। जैसे अगर इधर आ जाता आपका मान के चलिए कोई भी स्वर आ जाए, आपका सूर्य, लिखिए यहाँ सूर्यधन, सूर्यधन अस्त, क्या निकल रहा है? सूर्यधन अस्त। इसका क्या होता है आपका पूर्ण रूप? सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त। अब देखिए सूर्यास्त का संधि करेंगे तो देखिए इसमें क्या निकल रहा है? र्य, सूर्य। इसको हम तोड़ेंगे, जब सूर्य को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? य को जब हम इसको हलंत लगाएंगे तो इसमें अ निकलेगा, निकलेगा अ। और इधर क्या है? सॉरी इधर क्या है? पहले से अ है, ठीक है। तो ये अ धन अ दोनों क्या है आपका? तो स्वर है, दोनों स्वर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल को हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो देख लिए। विसर्ग संधि क्या होता है? तो शब्द के बाद क्या विसर्ग, विसर्ग विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है। जैसे कोई भी विसर्ग लग गया, मान के चलिए मनः, ठीक है, मनः धन हर, क्या हो जाएगा इसका? मनोहर, मनः धन हर मनोहर, ठीक है। अब देखिए इसमें विसर्ग लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है इधर? तो विसर्ग के बाद क्या मैंने बताया कि स्वर या व्यंजन दोनों रहेगा तो आपका हो जाएगा। तो इधर क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो विसर्ग के बाद व्यंजन लगा है तो ये क्या हो गया? विसर्ग संधि, ठीक। पूर्ण रूप संधि ये क्या होता है? तो ये जो है यह हिंदी में नहीं, मुख्य रूप से जो है संस्कृत व्याकरण का हिस्सा होता है। क्या होता है? ये संस्कृत व्याकरण का हिस्सा है। चलिए देखते हैं अगला। अगला है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य 4 भेदों में से राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र किस समास का उदाहरण है? ठीक है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? कमेंट में बताइए। तो इस सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान है इसमें राजा का पुत्र, किसका है? तो पुत्र, पुत्र की प्रधानता है इसमें, ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक। अव्ययी भाव क्या होता है? ए, तो पहला पद इसमें प्रधान होता है, पहले इसमें लिख कर दे दिए हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, ठीक है। और होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यथा शक्ति, यथा और शक्ति, यथा धन शक्ति और प्रतिधन दिन से मिलकर बनेगा। तो इसमें क्या है? पहला पद प्रधान है और ये प्रतिदिन के मतलब रोजाना की बात कर रहे हैं। ये इसमें क्या है? पहला पद प्रधान है और क्या है? अव्यय है, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें लिखा है, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक।
चलिए देखते हैं चौथा क्या है कि बहुब्रीहि समास जो है इसमें क्या होता है, तो तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद प्रधान मतलब नहीं है, इसमें कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बल्कि एक तीसरा विशेष अर्थ निकलता है। जैसे दो शब्द इसमें आएंगे और किसी दूसरे का जो है को इशारा करेंगे। जैसे मान के चलिए दशानन, क्या है, दशानन, इसमें क्या है, इसका अर्थ होता है 10 आनन वाला, ठीक है, या 10 मुख वाला। तो ये किसका जो है तीसरा पद किसका जो है बता रहा है, किसको बता रहा है, तो ये किसका होता है आपका, तो ये रावण का होता है। किसका होता है, रावण का होता है। ठीक, तो इसमें क्या बता रहा है, दोनों पद जो है मिला हुआ है, दशानन, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो किसी तीसरे का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान के संबंध वाले समास में नीलकमल, क्या है, नीलकमल, नीला है जो कमल, किसका उदाहरण है। ठीक है, ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी न तत्पुरुष और डी अलुक तत्पुरुष। तो चलिए इसका क्या है आपका, नीलकमल, नीला है नीला है जो कमल। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये बता रहा है किसी की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जहाँ एक पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। तो इसमें विशेषण क्या है, नीलकमल में, तो नीला है। क्या इसमें, नीला इसमें क्या है, विशेषण है, और विशेष से क्या है, कमल है, जिसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कमल का विशेषता बता रहा है कि कमल क्या है, नीला है। तो ये क्या हो गया आपका, कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जानते हैं, पहला पद, प्रथम पद संख्यावाची, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे में मान के चलिए आपका हो गया चौराहा। ठीक है, शब्द सोचिए, चौराहा, चौराहा में क्या है, चार जो है, चार राह वाला। ठीक है, उसके बाद है नवरत्न, नवरत्न। ठीक है, इसमें क्या है, नौ मतलब नवरत्नों वाला, नवरत्न। पंचवटी मतलब हो गया, इसमें भी 5 दिया है, पंच जो दिया है। ठीक है, तो संख्यावाची पहले तीनों में देखिए, चौ, इसमें 9 और इसमें चौ का मतलब 4 हो गया, इसमें 9 हो गया, इसमें 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए नय तत्पुरुष समास, जो न क्या है, इसमें निषेध का काम करता है। ठीक है, निषेध का बोध कराता है। जैसे अज्ञान, क्या होता है, अज्ञान, तो अ इसमें क्या बता रहा है, सॉरी न बता रहा है, इसमें क्या बता रहे हैं, न ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं वाला। ठीक है, अज्ञान, अज्ञानी जिसे बोलते हैं। अमर, क्या है इसमें, न मर। ठीक है, मतलब कभी मरने वाला नहीं। ठीक है, अलुक तत्पुरुष क्या होता है, यहाँ समास में, जहाँ समास होने पर भी कारक विभक्ति छिपती है। क्या, जहाँ जो है आपका समास होता है लेकिन इसमें कारक विभक्ति छिप जाती है। ठीक है, जैसे युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ठीक है, इसमें आपका क्या लिखा है, युद्ध में स्थिर, क्या बोलते हैं उनके, युद्ध में स्थिर, उसको हम क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर। चलिए देखते हैं अगला व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें परिभाषा दे दिया गया है। ठीक है, इसके मुख्य भेदों में से बचपन जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक। ठीक है, क्या है, ये सभी आपका 5 भेद है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गया, मूल रूप से 3 ही होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो अब देखिए पांचों भेद आपको दिया है, इसमें अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक ये होता है जिसके जैसे कोई ना हो। ठीक है, मतलब अकेला किसी विशेष का जो व्यक्ति का, ये वस्तु स्थान का ये बोध कराता है। क्या कराता है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का एक बोध कराता है जिसके जैसे कोई नहीं हो। ठीक है, मान के चलिए राम, ठीक है, लिखा है राम, राम क्या है, एक नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, गंगा हो गया, गंगा। ठीक है, दुनिया में क्या है, एक ही है, जो दुनिया में एक हो, सिख, वो क्या होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे हो गया दिल्ली हो गया। ठीक है,
दिल्ली तो एक ही है। उसके बाद मान के चलिए लिखा है आगरा का ताजमहल, ठीक है, ये भी एक ही है। दिल्ली का लाल किला, लाल किला एक ही है दिल्ली का। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसके जैसे और हो, ठीक है, क्या कराता है, ये पूरी जाति का बोध कराता है, जिसके जैसे और हो। जैसे लड़का, लड़का लिखिए, लड़का, लड़के जैसे तो और लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ, और भी तुम भी लड़के हो या लड़की हो, मतलब लड़का क्या है, ये मतलब जिसके जैसे और का बोध कराता है। नदी, नदी क्या है, नदी पूरी नदी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यही सिर्फ बोलता कि गंगा नदी, तो गंगा बताया मैंने कि व्यक्तिवाचक जिसके जैसे कोई नहीं है, लेकिन नदी अगर बोलेगा तो कर्मनाशा नदी है, दुर्गावती नदी है, ताप्ती नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, नर्मदा नदी है, नदियां मतलब बहुत सारी नदियां, ठीक है। नदी का बोध करा रहा है इसमें, मतलब जाति का बोध करा रहा है। शहर हो गया, शहर जैसे तो बहुत सारे शहर हैं, दिल्ली शहर है, पटना शहर है, लखनऊ शहर है, इलाहाबाद शहर है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका, ये शहर हो गया, ये सभी क्या है, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जिसे उसे कहते हैं जिसे हम एहसास कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ठीक है। गुण दोष क्या होता है, गुण दोष अवस्था या एहसास जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। जैसे बचपन, उस पर दिया गया है बचपन। बुढ़ापा, बुढ़ापा। मिठास, मिठास, ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या छू नहीं सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम नाप तौल सकते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसे हम नाप तौल सकते हैं, लिखिए नाप तौल, जिसे हम नाप तौल सकते हैं, क्या होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कौन सा क्या हो गया, तो सोना, सोना, चांदी, ठीक है, पानी, दूध, पानी, दूध, ठीक है। जो भी द्रव्य होता है वो सभी क्या होते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा वो होता है जो समूह का बोध कराता है, क्या, जो समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, बोध कराए, ये क्या कहलाता है आपका, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे भीड़, क्या है, भीड़ एक समूह है। भीड़ तो भीड़ किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है मनुष्य होते हैं, या फिर किसी भी चीज़ एक से ज़्यादा होता है, इसे हम भीड़ कहते हैं। सेना, सेना हमेशा क्या आता है आपका, समूहवाचक संज्ञा आता है, क्योंकि सेना जो है पूरा पूरी जितना जो ग्रुप होता है उसकी बात होता है सेना में, ठीक है। कक्षा, ठीक है, ये सभी क्या है आपका, तो ये है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मैंने एक ही शब्द में पूरा जो है संज्ञा को समझा दिया, ठीक। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेदों में से मैं यह स्वयं करूंगा, स्वयं जो है पूछा है, स्वयं क्या है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और निजवाचक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम के सभी भेद जो है आपको कितने होते हैं, सभी भेद 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक। जैसे इसमें क्या है, पुरुषवाचक संज्ञा है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये बताइए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसे बोलते हैं जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बोलने वाले में मैं हो गया, ठीक है, मैं बोलने वाला हूँ। सुनने वाला क्या होता है आपका, तुम हो गए, मैं इस पर लिख रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, ठीक है। और जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं किसी सेना के बारे में बात कर रहा हूँ, या ये संज्ञा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं, तुम और वह, जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अब देखिए निश्चयवाचक क्या होता है, जिसकी हम क्या करते हैं, निश्चित वस्तु की ओर इशारा करते हैं, क्या करते हैं, निश्चित वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे यह, वह, ये सभी क्या है आपका निश्चयवाचक है, ठीक है। संबंधवाचक,
ये तो उसमें आप खुद बता रहा है, ठीक है। संबंधवाचक का मतलब क्या है? जो दो बातों में संबंध जोड़ने वाले, दो बातों में संबंध जोड़ने वाले। दो बातों में संबंध जोड़ने वाले, क्या? संबंध जोड़ने वाले, ठीक। जैसे में मान के चलिए जो सो, ठीक है, जो सो, उसकी जिसकी, या फिर जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ये भी क्या है? अपने आपस में जो है संबंध जो है जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया। निजवाचक की क्या मतलब होता है? जब कर्ता क्या करता है? खुद के बारे में बात करता है। क्या? जब खुद के लिए प्रयोग करता है तो ये क्या होता है आपका? निजवाचक। तो अपने लिए क्या करेगा? मान के चलिए मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। क्या? मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं अपना खाना जो है स्वयं खाऊंगा, या फिर जो भी है स्वयं अपने के लिए करता। क्या कर रहा है? अपने के लिए बात कर रहा है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? स्वयं, खुद, या स्वयं, खुद, और अपने आप। अपने आप, इस पर एक एक सेंटेंस बनाकर देखिए। मैं स्वयं कार्य कर लूंगा, मैं खुद कार्य कर लूंगा, और मैं अपने आप कार्य कर लूंगा, ठीक है। ये सभी क्या हो गए? निजवाचक। क्या पूछा था? मैं स्वयं, स्वयं किस में आया है आपका? देख सकते हैं स्वयं किस में है, तो अपने के लिए, जो निजता की बात कर रहे हैं, अपने के लिए बात कर रहा है, तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं अगला। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण के चार मुख्य भेदों में से, क्या है? चार मुख्य भेदों में से 2 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, 2 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, और डी सर्वनामिक विशेषण। मैं जो सेट में क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा मतलब बनाया हूँ, अपने से खुद से बनाया हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका, तो हर टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ऐसा क्वेश्चन तैयार किया हूँ जिसमें आप एक क्वेश्चन से मैं पूरा जो है उस टॉपिक को समझा सकूँ। जैसे इसमें देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, ठीक है। इसमें विशेषण है, क्या मैं इसमें विशेषण बता रहा हूँ। पीछे देखे होंगे आपने, आपने कुछ संज्ञा बताया मैंने, उसके बाद देखा आपने तो क्या संज्ञा ये भी था। उसके बाद देख सकते हैं इसमें भी क्या है आपका, समास बताया। इसके बाद इनमें पदों की प्रधानता क्या है, इसमें मैंने इसमें क्या बताया, समास बताया, इसमें संधि बताया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तैयार किया हूँ जिसमें आप मतलब कि एक एक क्वेश्चन से मैं पूरा टॉपिक को समझा सकूँ, ठीक। तो क्या है ये संज्ञा, इसमें है क्या पूछ रहा है, विशेषण में मतलब विशेषण का सवाल है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले चार मुख्य भेदों में से ये चार मुख्य भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। इसमें 2 लीटर दूध जो है किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो चलिए सही इसका आंसर बताते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? जिन्हें हम क्या करते हैं, माप या तौल सकते हैं। क्या? माप या तौल सकते हैं। तो दूध क्या इसमें दिया गया है, 2 लीटर दूध। क्या है? 2 लीटर दूध, ठीक है। तो इसमें क्या है, माप रहा है, इसको माप रहा है। जैसे दूध हो गया, थोड़ा आटा हो गया, या फिर और जैसे थोड़ा हो गया, ज़्यादा आटा हो गया, ऐसे सब आएगा ना शब्द, ये सभी किस में आएगा, परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें माप तौल का जो है बोध करा रहा है, ठीक है। लिखिए जिसे मापा तौला जाए, जिन्हें, जिन्हें लिखिए, जिन्हें नापा, जिन्हें नापा या तौला जाए, या तौला जाए। इसमें जैसे हो गया आपका 2 लीटर दूध, इसमें दिया है आटा, थोड़ा आटा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसे रंग रूप आकार का स्वभाव होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें रंग रूप आकार का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं गुणवाचक, जिसकी गुणता बताता है। क्या? जैसे वह लाल रंग है, ठीक है, क्या है, लाल रंग है, तो लाल इसमें क्या है, उसका विशेषण है। पूछेगा विशेषण क्या है इसमें, तो आपका लाल हो गया। रूप कैसा? रूप का मतलब कि वह अच्छा व्यक्ति है, वह बेकार व्यक्ति है, ठीक है, वह काला है, गोरा है, ये सभी क्या होता है। अब रूप का मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा, ठीक है। आकार का मतलब वो गोल है। इसमें मान के चलिए लिख लीजिए, रंग रूप, रंग रूप
आकार और स्वभाव बताए। क्या बताता है? रंग, रूप, आकार और स्वभाव बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक। रंग क्या हो गया आपका? वह काला है, वह क्या है? वह काला हो गया, वह लाल हो गया, वह जो भी है रंग, रंग बताता है। रूप का मतलब क्या होता है? रूप मतलब उसके बारे में बताता है कि वह अच्छा व्यक्ति है, वह बुरा व्यक्ति है, जो भी उसका है। ठीक। आकार का मतलब क्या हो गया? आकार का मतलब हो गया कि वह गोल है, टेढ़ा है, त्रिकोण है या फिर चतुर्भुज है, ये सभी क्या हो गया आपका? ये आकार का हो गया। स्वभाव बताता है, जैसे स्वभाव उसका कैसा, ईमानदार व्यक्ति है या कैसा व्यक्ति है। ठीक है। तो ये सभी क्या होगा? गुणवाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन्हें आप गिन सकते हैं, क्या गिना जा सकता है, जैसे 4 लड़का, ठीक है, कुछ आदमी, ठीक है, ये सभी क्या हो गया आपका? संख्यावाचक, जिसे हम संख्या, इसमें संख्या का बोध होता है। ठीक। सर्वनाम विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम संख्या से ठीक पहले आ जाता है। क्या? जब कोई सर्वनाम संख्या के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह घर, क्या है? यह घर, ठीक है, वह घर, या वह लड़का, वह लड़का, क्या बता रहा है? संज्ञा पहले आकर क्या? तो आपका सर्वनाम क्या आ रहा है? तो संज्ञा के ठीक पहले आ रहा है सर्वनाम, वह, यह, ठीक है, और क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के मुख्य भेदों में से, क्या है? क्रिया के मुख्य भेदों में से रामपत्र लिखता है। क्या है? रामपत्र लिखता है। किस क्रिया का उदाहरण है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक और डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सकर्मक क्रिया क्या होता है? क्रिया, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या लगाना होता है आपको? क्या, कैसे, क्यों लगाएंगे तो आपका सकर्मक क्रिया का पहचान हो जाता है। सिर्फ इसमें क्या होता है? तो जिसमें आपका कर्म होता है, क्या होता है? जिसमें कर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका पहचान आप करेंगे, क्या लगाइए? राम क्या लिख रहा है? राम जो है क्या लिखता है? तो राम देख सकते हैं इसमें क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। इसमें कर्म जो है लगा हुआ है। ठीक है। क्या इसमें कर्म है? तो आपका क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? पहला का लिख लीजिए, जिसमें कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है, कर्म होता है। ठीक है। इसमें कर्म आपका पत्र है। ठीक। अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है। क्या है? जिसमें कर्म नहीं होता है। लिखिए इसमें, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, नहीं होता है, और सीधे प्रभाव क्या पड़ता है? तो कर्ता पर पड़ता है। सीधा प्रभाव जाके कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम सोता है, क्या? राम सोता है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है। इसमें कर्म नहीं है। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया वो होता है जो सकर्मक का ही रूप होता है। द्विकर्मक क्रिया पहले तो, ठीक है, जिसमें दो कर्म लगते हैं। क्या? जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे लिखिए इसमें दो कर्म लगते हैं, जिसमें दो कर्म लगते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। तो काम खुद न करके दूसरों से करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? दूसरों से करवाया जाता है। जैसे लिखवाना, पढ़वाना। ठीक है। ये सभी क्या हो गया? जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। ठीक है। तो दूसरों से लिखवा रहा है, तो क्या हो गया आपका? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। लिखवाना, लिखिए लिखवाना, लिखवाना, पढ़वाना। अगर वाक्य में जो है आपका ये आता है सब, तो ये क्या आ जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए देखते हैं अगला। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों में से वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर जो है आपका कौन सी क्रिया है? ए पूर्वकालिक, बी नाम धातु, सी संयुक्त और डी कृदंत। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। क्यों होगा पूर्वकालिक क्रिया? तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। जब कहता एक काम खत्म करके, क्या करता है? जब करता एक काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम करे, क्या करता है? ये दूसरा काम करे तो वो पहली क्रिया पूर्वकालिक हो जाती है। ठीक है। क्या होती है? पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो इसमें देखिए क्या है, वह पहले क्या किया? पहले खाना खाया। ठीक है। पहले क्या किया? खाना खाया, उसके बाद सो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? तो दो दो आपका जो है क्रिया, क्या हो रहा है? इसमें दो क्रिया हो रहा है। ठीक है। तो चलिए इसमें दो काम हो रहा है। इसका हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब चलिए देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है?
ये कराती है नाम धातु क्रिया। जैसे क्या है, हाथ से हथियाना, क्या है, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना क्या है, ये क्या हो रहा है, तो आपका संज्ञा सर्वनाम या विशेषण बनने वाली क्रिया, ये सब क्या है, हाथ क्या है आपका, तो हाथ क्या है आपका सर्वनाम, सॉरी संज्ञा है, ठीक है। शर्म क्या है, शर्म से शर्माना, देखिए एक और शब्द, शर्म से शर्माना, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका नाम धातु क्रिया है। किसे बोलते हैं आपका, जो सब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, नाम धातु। संयुक्त क्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल होता है, ठीक है, दो या दो क्रियाओं से अधिक मेल होता है। जैसे शब्द लिखिए इसका, वह गिर गया, वह गिर पड़ा, तुम चल जाओ, क्या हुआ, वह गिर पड़ा, तुम चले जाओ, ये क्या हो जाएगा आपका, दो क्रिया इसमें हो रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गया। कृदंत क्रिया क्या होता है, धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, क्या होता है, धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर आपका क्या बनता है, कृदंत क्रिया बनता है। जैसे चल से क्या होता है, चल से क्या प्रत्यय लग गया इसमें, ता, चल धन ता, ठीक है, प्रत्यय लग गया चलता, तो ये क्या बन गया आपका, चलता बन गया, चलता, प्रत्यय लग गया इसमें, ठीक है, धातु के अंत में क्या लग गया, धातु हो गया चल, हो गया आपका, ता लग गया इसमें तो चलता हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने का पता चले, वर्तमान में जो कार्य होता है उसमें शायद आज बारिश हो रही हो, किस काल का उदाहरण है, उसमें शायद आज बारिश हो रही हो, किस काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध या संभाव्य, क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, संभाव्य, संभावना की बात कर रहा है, इसमें क्या है, शायद, शायद क्या इसमें संभावना बता रहा है। संभाव्य का आपका परिभाषा क्या होता है, तो ये तो होता है कि वर्तमान में जो है काम पूरा होने की संभावना हो, क्या होता है इसमें, वर्तमान में जो है काम पूरा होने की संभावना होता है। जैसे शायद हो सकता है, शायद हो जाए, हो सकता है, या फिर शायद आ सकता है, जा सकता है, ये सभी क्या है आपका संभाव्य, संभावना की बात हो रहा है जिसमें शायद लगता है, ठीक है। संदिग्ध क्या होता है, या इसमें होता है जब काम होने की संदेह होता है, जैसे लिखता होगा, पढ़ता होगा, खा रहा होगा, नहा रहा होगा, गा रहा होगा, होगा जिसे क्या है, तो संदिग्ध वर्तमान काल, क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल क्या होता है, तो क्रिया अभी चल रही होती है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, राम सो रहा है, क्या है, अपूर्ण क्रिया तत्काल या वर्तमान में जो चल रहा है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, तो ये आपका क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, इसमें होती है, क्या होती है, इसमें क्रिया जो है सामान्य रूप से होती है, जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह नाचता है, वह गाता है, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। चलिए देखते हैं अगला, भूतकाल के, भूतकाल के 6 भेदों में से मैंने खाना खाया, क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, इसमें आपको क्या लग रहा है, खाना खाया, अभी अभी ऐसा हो लग रहा है कि हाँ अभी अभी खाना खाया, ठीक है, किस काल का उदाहरण है पूछ रहा है, ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, डी पूर्ण भूतकाल, डी हेतु हेतु मध्य भूतकाल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आसन्न भूतकाल, ठीक है। क्यों आसन्न भूतकाल होगा, जो इसका होता है कि जो क्रिया अभी अभी होती है, क्या होती है, जब क्रिया अभी अभी होती है, अभी अभी समाप्त हुई हो, अभी 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 समाप्त हुई हो, समाप्त हुई हो, क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी खाना खाया, ठीक है। सामान्य भूतकाल क्या होता है, तो सामान्य रूप से बीते समय की बात करता है, क्या, तो सामान्य रूप से बीते, सामान्य रूप से बीते की बात करता है। देखते हैं अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या है, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन ए क्या है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है, सामान्य रूप से बीते हुए समय को जो है क्या बोलते हैं हम, सामान्य भूतकाल बोलते हैं, जिसमें आपका सामान्य रूप से समय बीतता है, जैसे राम गया, मैंने खाया, ये सभी क्या है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जो काम बहुत पहले पूरा हो चुका होता है, जैसे मैंने खाया था, मैंने सोया था, ये सभी क्या हो गया, ये
बहुत पहले की बात बता रहा है, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है, ये जो होता है शर्त वाले वाक्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं, शर्त वाले। जैसे तुम पढ़ते तो पास होते, ठीक है, जैसे तुम पढ़ते तो पास होते, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये सभी क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, हिंदी व्याकरण में लिंग के नियमों के अनुसार मच्छर, चीता और कौवा जैसे जो शब्द होते हैं किस श्रेणी में आते हैं। ए नित्य पुल्लिंग, बी नित्य स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नित्य पुल्लिंग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नित्य पुल्लिंग। क्यों होगा, क्योंकि कुछ शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द बोलते हैं। जैसे ठीक है, इसमें जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाते हैं, आगे जो है मादा लगाते हैं। क्या, मादा। ये नित्य पुल्लिंग होते हैं, इसमें जो है मतलब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसको मादा जब बनाना होता है तो उसके आगे हम मादा लगाते हैं। क्या, मादा लगाते हैं। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें मादा का प्रयोग होता है। जैसे मच्छर, मच्छर हो गया। अब इसको हम, ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या बनाना है, तो स्त्रीलिंग बनाना है। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा मादा मच्छर। क्या लिखेंगे, मादा मच्छर, तब ये बनेगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। और हो गया चीता, मान के चलिए चीता। अब इसको बनाना है आपको स्त्रीलिंग, तो क्या लिखेंगे, मादा चीता। क्या लिखेंगे, मादा चीता, ठीक है। और भी शब्द होते हैं जैसे उल्लू या भालू। उल्लू हो गया तो मादा उल्लू, भालू हो गया तो मादा भालू। ये सभी इसमें जब मादा का प्रयोग होता है, ठीक है, ये हमेशा, तो इसको क्या हम बोलते हैं, नित्य पुल्लिंग। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं, तो ये भी इसका उल्टा हो गया। इसमें क्या, हमें ये हमेशा क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। और इसको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, नर बनाना, मतलब नर का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। जैसे मक्खी हो गया, मक्खी क्या है, स्त्रीलिंग है। मक्खी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब इसको हमको पुल्लिंग बनाना है, तो पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे नर मक्खी। क्या, नर मक्खी, ठीक है। और शब्द होते हैं जैसे छिपकली हो गया, कोयल हो गया, मछली हो गया। ये सभी क्या होते हैं आपका, ये सभी होते हैं स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए आपको नर का प्रयोग किया करना पड़ेगा, ठीक है। उभयलिंग क्या होता है, जानते हैं। उभयलिंग मतलब हमेशा क्या होता है, इसमें पद पुष्ट के नाम को हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग होते हैं, जिसमें दोनों आते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। इसमें हमेशा क्या आता है, पद या पोस्ट के नाम आते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर हो गया, मंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। इसमें क्या होता है, तो दोनों पद जो है इसमें आते हैं, सॉरी दोनों क्या बोलते हैं, लिंग आते हैं इसमें। आप मतलब मादा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और नर भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू नर, सॉरी मादा है, और आपका प्रधानमंत्री जो है आपका नर है, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या है, इसमें दोनों जो है आपका मिलता है, ठीक है। ये क्या आपका डी, इसमें से कोई नहीं, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला। शब्दों के संख्या बोध रूप क्या है, शब्दों के संख्या बोध रूप वचन के नियमों के अनुसार प्राण, आंसू और दर्शन शब्द में हमेशा किस रूप का प्रयुक्त होता है। सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन और बहुवचन दोनों, या सदैव बहुवचन केवल आदर देने के लिए, ठीक है। सदैव का मतलब होता है कि हमेशा, ठीक है। सदैव का मतलब क्या है, सदैव एक वचन, तो क्या होता है इसका, पहले देखिए इसका प्राण, आंसू और दर्शन जो है ये किसका है, तो ये सदैव बहुवचन के अक्षर शब्द हैं। क्या है, सदैव बहुवचन, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। सदैव एक वचन जो है द्रव्य और समूहवाचक संज्ञाएं हैं। क्या होते हैं, इसमें द्रव्य और समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन होती है। जैसे जनता, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जनता क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ये सदैव क्या आएंगे, एक वचन में आएंगे। जैसे पानी, पानी हो गया, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये मैंने बताया क्या, द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा इसमें आते हैं। जैसे द्रव्य, जनता हो गया, पानी हो गया, पानी क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध हो गया, दूध भी है द्रव्यवाचक। वर्षा हो गया, ठीक है। ये सभी क्या आएंगे, तो सदैव एक वचन में आएंगे। और सदैव बहुवचन क्या होता है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे प्राण निकल गए, आंसू बहने लगे, दर्शन हुए,
हस्ताक्षर किए, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हमेशा ये बहुवचन में होते हैं। लिख लीजिए हस्ताक्षर, ऊपर तो है ये है, अब लिखने क्या है, ऊपर है प्राण, आंसू और दर्शन, ठीक है, और हस्ताक्षर, ये सभी क्या होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। दोनों क्या होता है, अब दोनों का आप कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन जो है क्या होता है, तो किसी को सम्मान देने के लिए जो है एक वचन में होने वाली क्या होता है, तो किसी को सम्मान देने के लिए एक वचन होने पर भी क्या होता है, ये बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, क्या है, पिताजी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बहुवचन का प्रयोग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले कारकों, ठीक है, कुल 8 में से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव के लिए प्रयोग हो रहा है, इसमें कौन सा कारक है। तो हमेशा क्या है, अलगाव जो है, अलगाव के लिए जब प्रयोग होता है तो ये क्या होता है, तो अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी, अलगाव के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। कर्ता कारक क्या होता है, काम करने वाला को क्या बोलते हैं हम, कर्ता कारक। इसमें क्या लगता है, इसमें कारक चिन्ह होता है ने, क्या होता है, कारक चिन्ह ने होता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, क्या होता है ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो कर्ता ने, तो काम करने वाला, देखिए कर्ता ने मतलब कर्ता क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। जैसे राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को का इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े, क्या होता है आपका कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, क्या, राम ने रावण को मारा, ठीक है, रावण को मारा, इसमें क्या लगा है, राम ने रावण को, देखिए को इसमें है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक। करण कारक क्या होता है, तो से इसमें क्या, इससे या के द्वारा, इसमें आपका विभक्ति चिन्ह क्या होती है, आपका के या सॉरी के नहीं, के द्वारा या से, के द्वारा या से इसमें लगता है, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होता है, तो काम करने का साधन या टूल, क्या होता है, काम करने का साधन को हम क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। जैसे उसने पेन से क्या किया, इसमें साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, देखिए साधन के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे उसने पेन से पत्र लिखा, उसने पेन से पत्र लिखा, ठीक है। इसमें साधन का प्रयोग हो रहा है पेन से, पेन क्या है, एक साधन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अपादान कारक क्या होता है, तो अलगाव के लिए होता है, अलगाव, इसका कारक या विभक्ति चिन्ह क्या होता है आपका, से, या क्या होता है, से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अपादान कारक, ये हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कारक के अन्य भेदों में से यह राम की पुस्तक है कि जो है, इस वाक्य में की किस प्रकार का कारक है, ठीक है, किस कारक का परामर्श, यह विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक और डी संबोधन कारक। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। क्यों होगा, क्योंकि आपका इसमें क्या है, काकी के रारी रे लगता है, पहली बात। संबंध कारक में क्या लगता है, काकी के रारी रे, दो संख्याओं के बीच क्या होता है इसमें, तो रिश्ता जो है का बोध होता है। जैसे राम की पुस्तक, ठीक है, राम की पुस्तक क्या है, इसमें राम की पुस्तक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि नहीं ये राम की, मतलब राम से संबंध दर्शा रहा है कि नहीं, ये मेरी पुस्तक है, राम क्या बोल रहा है कि मेरी पुस्तक है, ठीक है, या किसी ने बोल रहा है कि नहीं राम की पुस्तक है, ठीक है। इसमें संबंध होता है, देखिए रारी रे, का की के और रारी रे, रारी रे, ठीक है, ये शब्द आते हैं आपको, तो क्या होता है आपका संबंध कारक। और संप्रदान कारक क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है आपका का या के लिए, को या के लिए, क्या होता है, को या
के लिए होता है। जैसे जिसके लिए काम किया जाए, क्या होता है इसमें जिसके लिए काम किया जाए, या किसी को आप कुछ देते हैं, या किसी को कुछ दिया जाए। जैसे भिखारी को वस्त्र दो, भिखारी को वस्त्र दो, भिखारी को वस्त्र दो। तो ये क्या है, वस्त्र दो, देने का इसमें जो है बोध हो रहा है भिखारी को, ठीक है। तो इसमें को या के लिए का बोध होता है, ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो में, इसका कारक चिन्ह होता है में, पर या ऊपर। इसका क्या होता है, में, पर या ऊपर। क्रिया का आधार या स्थान होता है इसमें, क्या होता है, क्रिया का आधार या स्थान। जैसे पेड़ क्या है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी क्या है, पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर क्या है, स्थान का बोध करा रहा है, ठीक है, पेड़ पर। संबोधन कारक क्या होता है, तो किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए इसमें किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे हे, ऐसे शब्द आते हैं, हे, अरे, ठीक है, हे, अरे, ये सब आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये होता है संबोधन कारक। जैसे हे राम, ठीक है, आता है, क्या हो गया आपका संबोधन कारक। चलिए देखते हैं अगला क्या है, तो जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय अव्यय, ठीक है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके 4 भेदों में से, ठीक है, अव्यय के 4 भेदों में से वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक विशेषण अव्यय, या फिर सी समुच्चय बोधक विशेषण अव्यय, या फिर डी विस्मय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। क्यों होगा, तो इसका होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता क्या है इसमें, धीरे धीरे, मतलब क्या है कि उसमें धीरे धीरे चल रहा है, वो क्या चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। लिखिए क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, क्या होता है आपका, तो ये होता है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, तो जो संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़कर क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बनाता है। क्या करता है, वाक्य के अन्य शब्दों से। इसमें क्या होता है, के बिना, के साथ, के ऊपर, ऐसे शब्द आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका संबंध बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होता है, जब क्या होता है, तो जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़े, क्या करता है, जब 2 वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। जैसे राम और श्याम हो गया, राम तथा श्याम हो गया, तो इसमें क्या आते हैं, और, किंतु, परंतु, क्योंकि, ऐसे शब्द आते हैं, तो यह हो गया समुच्चय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है, जो आश्चर्य, हर्ष, शोक प्रकट करता है। क्या, जो आश्चर्य, हर्ष या शोक प्रकट करता है। जैसे मैंने बताया कि आपका इसमें होता है शब्द अरे, वाह, ओ, हाँ, या फिर ओह, ऐसा शब्द आता है जिससे शोक या हर्ष का बोध कराता है। क्या होता है आपका विस्मय बोधक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, ठीक है, इसमें प्रधानता है, उसमें, ठीक है, उसमें चला नहीं जाता। क्या है, उसमें मुझसे चला नहीं जाता। क्या है आपका, कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं है। तो कृत्यवाच्य क्या होता है आपका, कृत्यवाच्य किसे बोलते हैं, तो कर्ता जब क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है इसमें, ठीक है। कृत्यवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। जैसे राम चलता है, क्या है, राम चलता है, देखिए कर्ता प्रधान, कर्ता प्रधान वाक्य हो गया इसमें। क्या, तो राम चलता है, राम चलता है, ठीक है, या सीता गाती है, या राम नाचता है, जैसे कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता होता है इसमें, ठीक है, और कर्ता के साथ क्या है, द्वारा लगता है। क्या इसमें, द्वारा या के द्वारा लगता है, ठीक है। कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या कर्म प्रधान लिखिए इसमें सिर्फ, कर्म प्रधान, ठीक है, और इसमें कर्ता के साथ क्या लगता है, तो के द्वारा या फिर द्वारा लगता है। जैसे राम द्वारा चला गया, राम द्वारा
राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, मान के चलिए हो गया, राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये क्या हो गया आपका, कर्म की प्रधानता हो रहा है और क्या हो रहा है इसमें, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। भाववाच्य क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो भाव प्रधान होता है, भाव प्रधान, ठीक है। और यह क्या होता है, तो अक्सर आपको नकारात्मक देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, तो अकर्मक होता है, ठीक है। नकारात्मक और अकर्मक क्रिया जो इसमें होती है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, देखिए मुझसे चला नहीं जाता, क्या हो गया आपका, तो ये हो गया भाववाच्य, ठीक है। इसमें नकारात्मक जो है भाव आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के मुख्य चार भेदों में से लोटा और पगड़ी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो देशज क्या, पहले तत्सम देखते हैं क्या होता है। तो तत्सम होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों आ जाते हैं, क्या, बिना रूप बदले जो है आपका हिंदी में आ जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि, सॉरी, हाँ हाँ अग्नि हो जाएगा, ठीक है। अग्नि क्या होता है, ये तत्सम शब्द है, ये क्या है, ये संस्कृत का शब्द है, ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयोग इसका होता है। जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य। और दूध, दूध में आपका दुग्ध हो गया, ठीक है। तद्भव क्या होता है, तो तद्भव होते हैं संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनका रूप जो है बदल जाता है, बदल कर हिंदी में आता है, क्या होता है इसमें देखिए, संस्कृत संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त यूज होता है बिना बदले, देखिए बिना बदले, बिना बदले, ठीक है। तद्भव क्या होता है, ये बदल कर आता है, क्या, तो ये संस्कृत का शब्द होता है लेकिन ये बदल कर क्या हिंदी में आता है, ठीक है। हिंदी में आकर क्या होता है, तो बदल जाता है। जैसे आग, अग्नि का हो गया आपका आग, आग क्या है, तद्भव हो गया। और सूर्य का हो गया आपका क्या हो गया, सूरज, सूर्य का हो गया सूरज, हिंदी शब्द हो गया ये। दूध, दूध का हो गया दूध, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हिंदी शब्द, तीनों क्या है, हिंदी शब्द है। ये क्या आते हैं, संस्कृत से हिंदी में आते हैं लेकिन इसका क्या है, तो बदल कर आते हैं हिंदी में, ठीक है। ये मतलब इस आते हैं तो बदल जाते हैं, ठीक है। ये क्या, देशज क्या होता है, जो क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों में आता है, क्या, जो क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ जाता है। जैसे जिनका क्या है, जिनका स्रोत संस्कृत नहीं होता, जैसे मान के चलिए लोटा, लोटा हो गया, पगड़ी, पगड़ी हो गया, डिबिया, डिबिया और खटिया, ये सभी क्या है, देशज हैं, मतलब क्या है, देशज हैं, जो क्षेत्रीय है और क्षेत्रीय स्थानीय है और हिंदी में बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विदेशज क्या होते हैं, ये जिसको हम आगत स्वर भी बोलते, आगत शब्द भी बोलते हैं। ये अन्य देशों की भाषा होती है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी क्या है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। ये क्या अन्य देशों की भाषाओं से आते हैं। जैसे मान के चलिए शब्द है आपका डॉक्टर, डॉक्टर, ये क्या है, दूसरे देश का है। स्टेशन, लेकिन ये सभी क्या है, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। बाजार हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी विदेशी शब्द हैं। आदमी, ठीक है, ये सभी विदेशी शब्द हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेदों में से पंकज, पंकज, पंधनकज, पंक धनकज से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है कमल, किस प्रकार का शब्द है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है या फिर संकर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योग ऋण, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन योग ऋण। चलिए देखते हैं ऋण शब्द क्या होता है। ऋण शब्द क्या होता है, जिनके टुकड़े करने पर क्या होता है, कोई अर्थ ना निकलता है, ठीक है। जिसको टुकड़ा करेंगे तो कोई अर्थ ना निकले। जैसे जल को हम तोड़ते हैं, ठीक है, जल क्या है, जल। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ज आधा ल निकलेगा, कोई अर्थ निकल रहा है इसका, नहीं निकल रहा है, ठीक है।
या फिर कल हो गया, क अधन ल, कोई नहीं निकलेगा अर्थ। तो जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले क्या होता है, वो होता है ऋण। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्दों से मिलकर बनते हैं, क्या, जो दो शब्दों से मिलकर बने और जिनका क्या होता है, तो शब्द अर्थ जो सीधा सीधा निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय को जब तोड़ेंगे तो विद्या धन आलय निकलेगा, विद्या धन आलय निकलेगा, विद्या धन आलय निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो शब्द से मिलकर बना है, विद्या धन आलय से मिलकर बना है और इसका अर्थ जो है निकल रहा है विद्यालय। ठीक है, योग 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 ऋण क्या होता है, तो योग ऋण उसे बोलते हैं जो दो शब्द से मिलकर बने लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, क्या है, कोई अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ दे, क्या, कोई तीसरा अर्थ दे। पंकज हो गया, पंकधन, पंकधन कज, पंकधन ज, पंकधन ज से मिलकर क्या बना है, पंकज बना है, पंकज। तो ये क्या हो रहा है, किसी भी तीसरे का जो है आपका अर्थ दे रहा है। तो क्या होता है इसका अर्थ पंकज का, तो कमल होता है। ठीक है, कमल। संकर शब्द क्या होते हैं, तो संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बने होते हैं। ठीक है, संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका हो गया रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, क्या हो गया, रेल और गाड़ी। अब देखिए ये किससे मिलकर बनता है, तो रेल धन गाड़ी से मिलकर बनेगा, रेल गाड़ी। ठीक है, अब बताइए रेल क्या है, तो रेल हो गया आपका अंग्रेजी भाषा, ये क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया। और गाड़ी कौन सा हो गया आपका, ये हिंदी भाषा हो गया, ये हिंदी हो गया। तो क्या इसका बताया मैंने कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संकर शब्द। तो रेलगाड़ी क्या हो गया आपका, ये संकर शब्द हो गया। सही आंसर क्या मैंने बताया, 21 का ऑप्शन नंबर सी, योग, योग ऋण। चलिए देखते हैं अगला। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेदों में से जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, या फिर जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और आश्रित वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है, यह साधारण वाक्य जिसमें एक कर्ता क्या होता है, जब इसमें एक कर्ता उद्देश्य के रूप में काम करता है और एक ही जो है मुख्य क्रिया विधेय होता है। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखता राम पुस्तक पढ़ता है, राम राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है। सरल वाक्य क्या बोलते हैं इसको, जिसमें एक कर्ता, उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया विधेय हो। ठीक है, दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य, दो स्वतंत्र सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक हो, जैसे और, किंतु, परंतु, ये क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। शब्द लिखिए, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहे हैं, और श्याम खेल रहा है, खेल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं जब इसमें आपका एक मुख्य जो है, एक मुख्य प्रधान, क्या, इसमें एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और दूसरा वाक्य क्या है उस पर निर्भर या आश्रित हो। ठीक है, जैसे जो, वह, क्योंकि, की, यदि, ये सब शब्द आते हैं, ये सभी क्या होते हैं आपका मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, मिश्रित वाक्य हो गया आपका, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही मैंने आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में से, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में से भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे किस प्रकार का वाक्य है, ए विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो इसमें क्या आपका मतलब क्या होगा सही आंसर, तो इसमें क्या कर रहा है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छा की बात उसमें हो रहा है। ठीक है, इच्छा बोधक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें किसी काम के होने की सामान्य जानकारी मिले, क्या, जिसमें किसी काम के होने की सामान्य जानकारी मिले उसे क्या बोलते हैं हम, विधानवाचक। जैसे सूर्य क्या है, पूरब से उगता है, शब्द इसमें वाक्य लिखिए एक कि सूर्य
पूरब से उगता है, देखिए उगता है, तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें विधानवाचक में, जिसमें किसी कार्य काम के होने की सामान्य जानकारी मिलता है। जैसे काम हो रहा है, कहाँ से सामान्य जानकारी मिल रहा है कि हाँ सूर्य कहाँ से निकलता है, तो पूरब से निकलता है। निषेधवाचक, इसमें हमेशा न का प्रयोग होता है। जैसे निगेटिव नकारात्मक शब्द आते हैं, जैसे आज नहीं पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, नहीं न का प्रयोग जिसमें आ जाए, नहीं का, वो सभी क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक। इच्छावाचक क्या हो गया, तो इच्छा के मतलब बताया कि मैंने वक्ता क्या करता है इसमें, इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना का प्रकट इसमें जो है बोध कराता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, इसमें क्या इच्छा की बात होती है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें आपको आदेश दिया जाता है, आदेश, अनुमति या प्रार्थना हो, इसमें क्या होता है, इसमें आदेश, अनुमति या प्रार्थना हो। जैसे तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, ठीक है, कृपया बैठ जाइए, ये सभी क्या है, आज्ञा की बात हो रहा है, ठीक है। इसमें आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना सभी जिसमें आता है आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। अगला देखते हैं, शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले उपसर्गों के स्रोतों में से अत्याचार, अत्याचार में प्रयुक्त अति किस प्रकार का उपसर्ग है। ए संस्कृत के उपसर्ग है, बी हिंदी के उपसर्ग तद्भव है, या फिर विदेशी है, या फिर उपसर्गवत है, प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय है, क्या है इसका सही क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं, ये क्या होता है आपका, संस्कृत के उपसर्ग तत्सम क्या होते हैं। तो आपका जो तत्सम है ये क्या है, तो ये संस्कृत के 22 मूल रूप होते हैं। इसमें क्या, संस्कृत के मूल उपसर्ग जो है, चलिए देखते हैं अगला, शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले उपसर्गों के स्रोतों में से अत्याचार, अत्याचार में प्रयुक्त अति जो है, अति धन आचार से मिलकर अत्याचार बनता है, किस प्रकार का उपसर्ग है, पूछ रहा है किस प्रकार का उपसर्ग है अत्याचार। ए संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, बी तद्भव हिंदी के उपसर्ग, या फिर सी विदेशी उर्दू फारसी, ठीक है, या फिर डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है। किससे मिलकर बना है ये, तो ये मिलकर बना है आपका अतिधन आचार से, क्या मिलकर बना है, अतिधन आचार से, अतिधन आचार, अतिधन आचार से, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, या फिर इसमें जो है आपका संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग होते हैं जो तत्सम शब्दों में लगते हैं, क्या, जो तत्सम शब्द में लगते हैं। जैसे अधि हो गया, अधि, या फिर अति, अनु, अप, प्र, परा, सम, ऐसे सब जो है आपको आते हैं, ये सभी किसके हैं, तो ये संस्कृत के मूल उपसर्ग हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया। अब हिंदी के क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग आपका अ, अध, अन, उन, कु, सु, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं, जो तद्भव शब्दों में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं, क्या, या तद्भव कहलाते हैं। जैसे आपका इसमें क्या है, अधिवक्ता, लिखिए अधिवक्ता किससे मिलकर बना है, अधिधन वक्ता से मिलकर बना है, ठीक है, अधिधन वक्ता से मिलकर बना है। तो अधि क्या है इसमें, ये हिंदी का जो है, हिंदी का उपसर्ग है, क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी उपसर्ग जो उर्दू या फिर अरबी फारसी शब्द के उपसर्ग होते हैं। जैसे बद, बा, बे, ला, ऐसे शब्द जो हैं, जैसे बदनाम हो गया आपका, बेईमान हो गया आपका, ये सब शब्द आते हैं, तो ये विदेशी या ये होते हैं। आपका डी क्या हो गया, तो उपसर्गवत प्रयुक्त होने वाले जो संस्कृत अव्यय जो उपसर्ग की तरह काम करते हैं, क्या होते हैं, जो उपसर्ग की तरह काम आते हैं। जैसे अध, अंत, जैसे क्या है, अध पद, अध पतन, अधपतन जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका आज का जो है सेट का आज का अंतिम, क्या है, अंतिम प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जो है ये सिर्फ 10 तक हुआ है सेट, ठीक है। आज के बाद जो है आपका ये सेट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगले जो है आपको आने वाला है सेट, वो हम लेकर आएंगे क्या, तो टॉपिक वाइज, क्या, टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्या, तो टॉपिक वाइज हम लोग क्या कराएंगे, आपका सभी हिंदी व्याकरण को खत्म करेंगे। जैसे एक वीडियो में आपका
एक वीडियो में एक टॉपिक। जैसे एक वीडियो में आपका हो गया वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला हो गया, तो वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे, तो थ्योरी जो भी इसका सिद्धांत जो भी है आपका पूरा वर्णमाला पढ़ेंगे। उसके बाद वर्णमाला पूरा पढ़ेंगे और उसी वीडियो के अंत में इससे संबंधित जो है वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो सभी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वर्णमाला आपको पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो प्रश्न अभ्यास, ठीक है। एक वीडियो में एक टॉपिक और एक आपका उसमें से संबंधित आपका प्रश्न। और दूसरा क्लास हम लाएंगे संज्ञा का, ठीक है। तो संज्ञा में क्या रहेगा, तो पूरा संज्ञा पढ़ेंगे एक वीडियो में पूरा संज्ञा। उसके बाद आपका उससे संबंधित जो है प्रश्न, ये सभी, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा कमेंट में लिखिए कि हाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अंतिम ये है आज का सवाल, जो है प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय के मुख्य दो भेदों में से पढ़ाकू शब्द जो है, पढ़ना धातु है, इसमें आकू का प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय है? एक कृदंत प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या विदेशी प्रत्यय। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृत प्रत्यय। क्या होगा, ठीक है। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, क्या क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रिया पढ़ना क्या है एक, ठीक है। इसके अंत में क्या मिला है, आकू मिलकर शब्द मिला है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है, लिखे इसको पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है। पहले देखिए कि ये पढ़ाकू किससे मिलकर बना है, तो पढ़ाकू, ठीक है। पढ़धन आकू से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ क्या है, क्रिया है आपका, आकू इसमें प्रत्यय है। तो ये हो गया आपका क्या, पढ़ाकू। तो जो शब्द लिखिए कि जो प्रत्यय क्रिया के बाद लगते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका होते हैं कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय जो क्या होता है, तो प्रत्यय आपका संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, लिखिए कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो है जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं, आपका तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे लिखिए आप सुंदरता, लिखिए सुंदरता, ठीक है। सुंदरता इसमें लिखिए सुंदरता किससे मिलकर बनता है, तो सुंदर दंता से मिलकर बनता है, सुंदर धनता से मिलकर बनता है सुंदरता। इसमें सुंदर क्या है, एक विशेषण है, क्या है ये, विशेषण है सुंदर, और इसमें ता लग गया तो क्या हो गया, सुंदरता हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, ये क्या, स्त्री प्रत्यय क्या होता है। तो स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। जैसे आपका हो गया छात्र क्या है, तो ये आपका एक क्या है, पुल्लिंग है छात्र। इसमें आप आ का प्रत्यय लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, आ। तो ये क्या हो जाएगा आपका छात्रा, क्या होगा, छात्रा हो जाएगा, ठीक है, छात्रा हो जाएगा। जैसे मोर हो गया, मोर एक पुल्लिंग है, उसमें नी लगा दिए तो क्या हो गया, मोरनी हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका स्त्री प्रत्यय होते हैं, विदेशी प्रत्यय कोई है नहीं। चलिए देखते हैं। तो आज का ये रहा पूरा प्रश्न, ठीक है। तो साथियों ये थे आज की क्लास, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास जो है आपके कई सारे डाउट क्लियर किए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दीप लर्न एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।